नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आप लोग के अच्छे से चल रही होगी, तो पढ़ते रहिए और कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी फिल हो, मतलब जल्दी से जल्दी नौकरी ले। तो जैसे हमारा पिछला जो लेक्चर था दोस्तों, जिसमें हमने बीपीएससी का 71वीं का जो क्वेश्चन था, 71वीं जो पीटी था जो 13 सितंबर को कंडक्ट करवाया गया था, उस 71वीं बीपीएससी का हमने क्या किया था, क्वेश्चन डिस्कस किया था। लेकिन वहाँ हमने 25 तक ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, 25 नंबर तक ही। तो क्योंकि हमने एक डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं, पूरा विस्तार रूप से क्या कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को देख रहे हैं, प्रश्न को समझ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आपका ऑप्शन उसमें बन सकता था, किस तरह से उस ऑप्शन को आप नेग्लेक्ट कर सकते थे या उसे आप एलिमिनेट कर सकते थे। वो सारा प्रक्रिया, वो सारे चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर समझ रहे हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। हमने कहाँ तक देखा था? 25 तक देखा था। 26 से आगे बढ़ेंगे। तो वो सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, जो वन लाइनर, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने का। 150 क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन नहीं होता। 2 घंटे जब आप बनाने में लगाते तो डिस्कस करने में तो 4 घंटा लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन उतना समय नहीं लगाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, आंसर की तो आपको पता ही है, बीपीएससी आयोग ने रिलीज कर दिया है, तो आंसर की आप मिला लीजिए। बाकी क्या आपका बन रहा है, क्या कितना कट ऑफ आ रहा है, वो जरूर से कमेंट करें, क्योंकि कट ऑफ उतना ज़्यादा आपको जाने वाला इस बार है नहीं। क्या मार्क्स आपको आ रहा है? क्योंकि कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन का पैटर्न ही देख सकते, थोड़ा यूपीएससी तरह ले गया, स्टेटमेंट वाइज है। तो नंबर बहुत कम आएगा स्टूडेंट को, तो नंबर कम आएगा तो कट ऑफ नीचे गिरेगा। उम्मीद है ज़्यादा नहीं गिरेगा, फिर भी जो पिछले साल की अगर देखें तो वहाँ से 5 नंबर आपको कट ऑफ नीचे ही जाएगा। 80 ± 2 आप बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको जनरल का कट ऑफ नहीं रहेगा। तो आप ध्यान में रखिएगा, 80 ± 2 आपका ये कट ऑफ का पूरा होगा। तो चलिए, अब मेन हमारा क्या है कि इस बार जिसका उम्मीद लग रहा है जिसको हो जाएगा, तो चलो वो मेंस की तैयारी में जुट जाए। समय ज़्यादा जाया न करे, समय बर्बाद न करे, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है। आपको प्रैक्टिस भी करना होता है, लिखना भी होता है, पढ़ना भी होता है। और जिनको लग रहा है कि उनका नहीं हो रहा है, तो वो फिर से जुड़ जाएं, क्योंकि वैकेंसी आपको जानते हैं सितंबर में इसका एक साइकिल चलता है बीपीएससी का। सितंबर अक्टूबर के बीच में एग्जाम बीपीएससी आपको लेती है, आयोग लोक, जो बीपीएससी लोक सेवा आयोग है। तो आप तैयारी शुरू कर दें, कम से कम बीपीएससी 71वीं का, 71वीं आपने दे दिया, 72वीं का तैयारी शुरू कर दे, और जोर शोर से तैयारी शुरू करें। पूरा दमखम लगा के एकदम तैयारी शुरू करें, क्योंकि क्वेश्चन को देखकर आपको तैयारी उसी तरीके से दोस्तों करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप रेस में, जो कॉम्पिटिटिव जो आज के समय में जो चल रहा है, प्रतिस्पर्धा इतना ज़्यादा बढ़ गया है, आपके प्रतिद्वंदी बहुत ज़्यादा, मतलब लोग आपसे राइवल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब सब तैयारी कर रहे हैं। सबका अपना अपना एक प्रक्रिया है तैयारी करने का, अपना अपना अप्रोच रहता है। तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। तो तैयारी में जुट जाएं, ज़्यादा समय जाया ना करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ 26वां नंबर कौन सा है। 26 नंबर अगर देखें तो हमारा सबसे इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया मिशन दक्ष। आप जानते हैं अभी जो मतलब कि हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है बिहार का, वो थोड़ा सा अब सुधर रहा है। जैसे आपने देखा होगा अभी आपने बहुत सारा टीआरई का वैकेंसी निकला, अभी प्रोटेस्ट भी चल रहा है टीआरई को लेकर, फोर्ड को लेकर, कि थोड़ा सीट्स की संख्या बढ़ाया जाए। और ये सही भी है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से देखो तो सीट्स बहुत कम गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि सीट्स ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें क्वालिफाई होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीचर बनेंगे, उनको नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तभी आगे कुछ ज़िंदगी में वो कर सकते हैं। क्योंकि एक समय में क्या होता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को, मतलब बोल सकते हैं कि परेशान करती है। फाइनेंशियली साउंड होना एक आपका, मतलब बोल सकते हैं कि आपको एक फाइनेंशियली मतलब साउंड होना बहुत ज़रूरी होता है आपके पास, मतलब पूरा इकोनॉमी भी एक पावर होना चाहिए। तो नौकरी भी एक समय में लगना जरूरी होता है। तो टीचर्स में बहुत सारा वैकेंसीज आया है, तो देखिए बिहार सरकार ने बहुत सारा वैकेंसीज भी दिया है, बहुत सारे अभी 3 लाख से ऊपर टीचर को नियुक्ति भी मिला है। और स्कूल में आपको टीचर देखने को ज़्यादा मिलेंगे। अगर देखिए हम देश की बात करें तो पूरे देश में, एक क्वेश्चन तो नहीं आया था लेकिन ये करंट अफेयर्स का न्यूज़ था, पूरे देश में अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो पूरे देश में 40 बच्चे पर एक टीचर है। मतलब रेशियो अगर देखें, यहाँ हमारा कौन सा रेशियो बता रहे हैं आपको, पुपिल टीचर रेशियो, मतलब स्टूडेंट रेशियो का। वही हमारा जो बिहार गवर्नमेंट में अगर देखें, बिहार स्कूल में, बिहार राज्य के जो स्कूल में, उसमें 28 है, 28, मतलब एक टीचर 28 स्टूडेंट पर। तो देख रहे हैं हम नेशनल से भी, मतलब राष्ट्रीय जो, मतलब जो अनुपात है उससे भी हम लोग आगे हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन एक थोड़ा सा क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। एजुकेशन हो, मतलब शिक्षा हो, लेकिन शिक्षा में एक क्वालिटी हो, समझे, क्वालिटी होना जरूरी होता है। उसी पर ये क्वेश्चन था मिशन दक्ष।
तो मिशन दक्ष दोस्तों क्या था, इसमें क्या होता था, मिशन दक्ष के, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, ये प्राथमिक पूछ रहा है। अगर उद्देश्य की बात करें सब उद्देश्य आपको सही लगे, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा, प्राइमरी रीजन क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल नामांकन बढ़ाना, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचाने के लिए पिछड़े वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। तो आप जानते हैं मिशन दक्ष 203 से 8वां बच्चा के स्टूडेंट को, जो कि थोड़ा सा कमजोर होते थे, जिनको सही से क्या होता था समझ में कोई चीज़ नहीं होते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको क्या होता है कि थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, उनका बेसिक उतना मजबूत नहीं होता है, वो उस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर उनके माता पिता उतने शिक्षित नहीं होते, उनको सही से शिक्षा घर पर नहीं मिल पाता, तो वो स्कूल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उतना अच्छा से वो कुछ लिख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो उन सारे छात्रों को, छात्राओं को क्या करना होता था कि जो टीचर, जो अध्यापक है या अध्यापिका है, वो मतलब उन सारे छात्र छात्राओं को वो एकजुट करके रखे, और उनको मतलब ये लगे कि हाँ ये जो छात्र हैं उनको वो समझे कि किनको मतलब दिक्कतें आ रही है, और उनको क्या, जब क्लास ओवर हो जाता था, जब मतलब जब पीरियड खत्म हो गया, क्लास ओवर हो गया, तब वो छात्र छात्राओं को 2 घंटा 1 घंटा बैठ के अलग से क्लास दे। तो ये मिशन दक्ष का एक मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ये बहुत न्यूज़ में था, के पाठक जब यहाँ पर मेन जो इस बोल सकते हैं शिक्षा के जो मतलब पूरा एक सेक्रेटरी थे, मतलब शिक्षा को पूरा देखते थे, तो उन्होंने ये चीज़ को शुरू करवाया था, और बहुत अच्छे तरीके से वो कंडक्ट भी करवाते थे, मतलब अच्छे तरीके से वो पूरा एक तरह से बोल सकते हैं कि जायजा भी लेने जाते थे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर सही करना है, सी नंबर, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन द युवा फ्रेमवर्क ऑफ बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। अब दोस्तों क्या है यहाँ पर, कुछ जो युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है जो बिहार स्टार्टअप नीति है। हमारे सरकार अब क्या कर रही है, बिहार गवर्नमेंट स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर आ रही है कि आप बाहर से कोई भी अगर इंडस्ट्री है, कोई भी व्यवसाय, मतलब बाहर से जो लोग आ रहे हैं, मतलब कि चाहे वो फॉरेन से या चाहे वो दूसरे स्टेट से, यहाँ पर किसी तरह का इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, किसी तरह से मतलब इंडस्ट्री यहाँ पर आप लगाना, उद्योग शुरू करना चाहते हैं, तो आप मतलब उसके लिए स्टार्टअप नीति गवर्नमेंट ने बनाई कि आपको इस तरह से 100% सब्सिडी दिया जाएगा, बिजली में आपको छूट दिया जाएगा, पानी का छूट दिया, आपको जमीन दिया जाएगा जहां पर आप फैक्ट्री खोल सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्टार्टअप नीति में पॉलिसी बिहार गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया। उसी के तहत क्या बताया जाता है, कौन सा घटक या कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही नहीं है, फ्रेमवर्क नहीं है। तो युवा का जो अगर याद रखे दोस्तों, ये युवा का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे तो ऑप्शन आपसे बन जाएगा। वाई से क्या होता है दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर, वाई से होता है यस टू स्टार्टअप, यस टू स्टार्टअप्स। तो ये मतलब इंग्लिश में है, इसलिए इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि युवा है, हिंदी में आप तो नहीं यहाँ पर लिख सकते। फिर दूसरा क्या हमारा, अनलिस्ट रेगुलेटरी एनोबलर्स। यहाँ पर देखिए दूसरा में दिया गया ना, इसमें आप अनलिस्ट लगा दीजिए, तो ये भी का हो गया, ये आपको यू का हो गया। इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन ये नहीं था दोस्तों इसमें। और एक हमारा था क्या था, वाई, वाई और क्या हमने छोड़ दिया, ए छोड़ दिया। वाई से हमारा क्या था दोस्तों, वाई से आपको याद रखना यस टू स्टार्टअप। वाई से क्या था हमारा, ये भी हो गया। वाई से क्या, यस टू स्टार्टअप, भी से हमने देख लिया, यू से हमने देख लिया, और ए से हमें देखना, ए से क्या था, एक्सेस टू फंडिंग, मतलब फंडिंग आपको मिल रहा है कि नहीं, उसका एक्सेस। तो ये मतलब फुल फॉर्म के तरीके से आपसे पूछा गया था, वो फुल फॉर्म पता होता तो आप ये ऑप्शन को सही लगा सकते थे। तो इसमें क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के विस्तार योजनाएं कोई बात ही नहीं की गई है, ये चीज आपको ध्यान रखना। बात किया गया हमारे बिहार के बारे में, तो ये ऑप्शन सही करना है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट बिहार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो बिहार से क्वेश्चन है, बीपीएससी दे रहे हैं, बिहार से भी 5-10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से, चाहे ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से रिलेटेड पूछा जाता है। तो बिहार स्पेशल भी पढ़ना पड़ेगा आपको, मैंने लेक्चर भी लिया बिहार स्पेशल का, उसे मैंने अच्छे से डिस्कशन किया, वो लेक्चर को आप देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट बिहार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। जो हमारा बिहार का जो आर्थिक प्रदर्शन है, जो आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही है यहाँ पूछ रहा है, नहीं नहीं, यहाँ क्या पूछ रहा है, सही है। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, मौजूदा कीमतों पर बिहार के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पर पिछले वर्षों की तुलना में जो 2023 में था उस 12.8% की वृद्धि हुई है। 2022-23 के 23-24 में बिहार के जीएसवीए स्थिर मूल्य में तृतीय क्षेत्र में अनुमानित हिस्सेदारी 58.6% रही है। यहाँ पर क्या आते हैं, ग्रॉस अस्थायी पूंजी निर्माण जीएसडीएफआर के निर्माण पूंजी के जीएसडीपी 4.6% था, या मतलब कि उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो ऑप्शन था दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन क्या था इसका, इसमें से आपका सारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ये थोड़ा सा बोल सकते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में था, इतना ज्यादा मतलब अंदर जाके याद करना डाटा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हैं ना।
लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को याद आपको करना पड़ेगा, खासकर जो जीएसडीपी बिहार का 4.6% है रहा है, फिश कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, जीएसडीपी कितना है, तो ये सब डाटा आपको याद रखना पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि अटेम्प्ट भी आपको ज़्यादा लेना है, जीएस का क्वेश्चन है, गलत भी ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं, निगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर आपको करना पड़ेगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29वां नंबर इसमें क्या है, तो 29वां नंबर में जो पूछा जा रहा है इसमें से भी करेक्ट स्टेटमेंट आपको क्या करना है यहाँ पर निकालना है। जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 साल के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान है। बिहार की जनसांख्यिकी लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। बिहार में बुजुर्ग आबादी 60 प्लस वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। तो कोड में से कौन सा उपयुक्त उत्तर आपको चुनना जो सही है। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अच्छा बात यह ये है कि मतलब कि जो हमारा 1 और 2 ऑप्शन सही है। यहाँ पर बुजुर्ग आबादी देखें तो भारत की तुलना में हम ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको क्या करना है यहाँ पर सही रखना है। मतलब इसमें आपको ये होगा बी ऑप्शन सही होगा, मतलब एक गलत है, सॉरी, यहाँ पर बी नहीं बी होगा, क्योंकि अगर मतलब कि ये दोनों क्या है, एक स्टेटमेंट को मिलाइएगा अगर तो दोनों एक ही तरह से बता रहा है। अगर मतलब कि बिहार में युवा जनसंख्या अनुपात अगर गिरावट हो रहा है, तो मतलब बुढ़ापा क्या होगा, ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो अगर ये दोनों को अगर आप समझ, कंट्राडिक्शन नहीं, दोनों क्या एक साथ आएगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों कंट्राडिक्शन है, ये दोनों कंट्राडिक्शन है, समझ रहे हैं ना। तो यह एलिमिनेट आपको करने का आसान हो गया। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का विरोधाभास है, दोनों जो मतलब कथन है एक दूसरे का विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। तो ये गलत होगा, तो इसलिए 1-3 होगा, ये सही करना ध्यान में रखना। ये हमारा क्या होगा, 29 का क्या होगा, बी होगा। 29 का क्या होगा, चलिए ध्यान रखना। लेकिन बीपीएससी आयोग अगर बात करें यहाँ पर, तो बताया गया है कि बीपीएससी आयोग ने मतलब ए दिया है, तो आप मतलब एक ही ए ही के साथ चले, क्योंकि बीपीएससी, क्योंकि लेकिन ये कंट्राडिक्टरी है। मतलब अगर हम बात करें तो कंट्राडिक्टरी लग ही रहा, आप देखिए कंट्राडिक्टरी, अगर गिरावट हो रहा है लेकिन अधिक तेजी हो, ये मतलब अधिक बोल दिया, मतलब एक तरह से आपको थोड़ा सा एक एक्सट्रीम पर ले जा रहा है, समझ रहे हैं। तो ये आपको गलत हो सकता है, सही बात बोल रहे हैं, ये गलत हो सकता है। ये पहला, दूसरा ही आपको क्या होगा, सही होगा। चलिए, इस तरह का स्टेटमेंट है, कुछ कुछ एक्सट्रीम वर्ड भी क्या होता है यहाँ गलत हो जाता है। फिर अगर नेक्स्ट देखिए, जो 30वां नंबर क्वेश्चन है, 30 क्या बोल रहा है, पीएलएफएस। पीएलएफएस क्या होता है दोस्तों, हमने बात किया था ना, पीरियोडिक लेवल फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेशियो होता है, पीरियोडिक लेवल फोर्स जो सर्वे होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन था कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की देख रहे, दो पीएलएफएस से 2 डाटा पूछ दिया गया। बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ज्यादातर महिलाएं औपचारिक नियमित वेतन वाली नौकरियां में कार्य, आप जानते हैं नियमित, इनफॉर्मल जॉब तो बिहार में दोस्तों बहुत कम है, न 5%, 10% भी नहीं है, मुश्किल से 5%, 7% है। 90-95% तो लोग मतलब या तो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, नहीं तो किसी तरह का बिजनेस करते हैं। देखते हैं पटने में देख लीजिए, आपको स्टूडेंट एरिया में देख लीजिए, आपको अगर एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, उसके पीछे 10 आदमी बाहर में कोई ठेला लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये औपचारिक रूप से जो फॉर्मल जो होता है, ये फॉर्मल नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो आपको सीधे सीधी क्या होगा, गलत हो जाएगा। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित, स्वनियोजित में आज क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद मतलब काम करती है। जो घरेलू उद्यमों, मतलब घरेलू टाइप से देखते होंगे, कोई मतलब किसी तरह का कपड़ा सिल रही है, कोई कभी क्या करी, कोई किसी तरह का घड़ा बना रही है, या कोई मतलब बोल सकते हैं कोई छोटा लघु उद्योग, जैसे कोई झाड़ू बना रही है, तो मतलब छोटा छोटा कोई अचार बना रही है, अचार वाली चाची मतलब बोलते हैं ना हम लोग, और इससे फेमस भी एक हुई थी। तो ये सब मतलब आपको घरेलू उद्योग है, इस पर बिहार की महिला आपको ज्यादा काम करती है, मतलब कि स्वनियोजित उसी को बोला जाता है। तो ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है, सबसे अच्छा वर्णन करना है यहाँ पर। ये मतलब एनालिसिस क्वेश्चन है, ये आपको किताब में नहीं मिलेगा जल्दी, मतलब ये एनालाइज करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अधिकांश महिलाएं द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत थी, तो ये चीज आपको क्या करना, मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इंगेज सेकंड, नहीं, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है इंडस्ट्रियल, वो आप इंडस्ट्रियल हो गया सेकेंडरी सेक्टर। इंडस्ट्री हमारे बिहार में है ना, तो कैसे महिलाएं मतलब इंडस्ट्री में काम करेगी। महिलाएं सबसे ज्यादा जानते हैं किस में काम करी, सबसे ज्यादा काम कर रही है कृषि क्षेत्र में, प्राइमरी, उसमें भी अनपेड, क्योंकि किसानी जानते हैं 56% पॉपुलेशन हमारे बिहार में डिपेंड है किस पर, किसानी में। अगर भारत की देखें तो 46%, लेकिन बिहार में अगर पूरे 13 करोड़ पॉपुलेशन की बात हो 56%, लेकिन अगर देखें तो 18-19% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 56% डिपेंड है। ये भी गलत हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन है, समझ रहे हैं ना, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो देख रहे हैं एनालिसिस क्वेश्चन है, इसमें आप 2 घंटा में सोचिएगा, जो हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा बताइए।
ये सब जगह आपको ऐसा नहीं मिलेगा। फिर अगर नेक्स्ट देखें, लोकसभा सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। किसके द्वारा ये करवाया जाता है? सेक्रेटरियल स्टाफ का, हाउस ऑफ द पीपुल का, जो मतलब कि रिक्रूट किया जाता है, मतलब कि रिक्रूटमेंट होता है, मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं, नियुक्ति किया जाता है। तो इसमें अगर बात करेंगे, यहाँ पर अगर बहुत सारा लोग कंफ्यूज भी किए थे, इसमें अगर देखेंगे यहाँ पर तो बहुत सारे को लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होगा, लेकिन ये नहीं। बीपीएससी आयोग ने क्या बताया है कि लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया था, उपरांत राष्ट्रपति द्वारा ये चीज किया गया है। समझ रहे हैं ना? ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 31 नंबर का कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर आप। बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हल्ला कर रहे थे, लेकिन ये चीज नहीं होगा आपको। समझ रहे हैं ना? ये चीज आपको नहीं होगा, इसलिए देखना जरूरी होता है। चलिए, क्योंकि मतलब एक लोकसभा का जो पूरा मॉनिटर की बात करें, पूरा हेड की बात करें, तो वो कौन होते हैं? कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। तो स्पीकर द्वारा ही करवाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 32 नंबर हमारा क्या था? 32 नंबर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई। इसको क्या बोला था? भारत का महान न्यायवादी। ये क्या होते हैं कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इनको माना जाता है। ये गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं। किसी तरह का अगर कोई विवाद, जैसे बीपीएससी में पिछले साल आपने विवाद देखा, तो तुषार मेहता आपने नाम भी सुना होगा, वे अटॉर्नी जनरल मतलब एडवोकेट जनरल भी हैं। तो मतलब इस तरह के जो एडवोकेट अटॉर्नी जनरल होते हैं, वो एडवोकेट जनरल तो स्टेट के मतलब सरकार के मतलब वकील होते हैं। इसी तरह से हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो मतलब भारत सरकार के होते हैं, उसको अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। तो ये चीज आपसे मतलब देखेंगे, बीपीएससी का पिछला साल जो जितना केस चला था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो रिप्रेजेंट किसके द्वारा? सरकार पर अगर आप केस कर दिए, सरकार के द्वारा जो लड़ा जा रहा है वो सरकार का वकील लड़ता है, उसे अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल बोला जाता है। तो ये जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी है, इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें बताया जाता है कि राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अर्ह नहीं है, नहीं, ये अलग से मतलब प्राइवेट मतलब सुनवाई भी कर सकते हैं। संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग आपको, यहाँ पर क्या है, संसद की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, भाग ले सकते, वोटिंग नहीं कर सकते हैं। समझे? यहाँ पर आपको क्या नहीं कर सकते, ये यहाँ पर आपको वोटिंग नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर आपको वोटिंग राइट इनको नहीं दिया गया। इस चीज आपको ध्यान रखना। संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, नहीं, ये ले सकते। सरकार के पूर्णकालिक सलाहकार है। पूर्णकालिक सलाहकार तो नहीं बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनको प्राइवेट, अगर जैसे गवर्नमेंट को तो हरदम केस तो लड़ना रहता नहीं है, तो ये अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, अपना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जहाँ इनको करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति भी जो काम करती है दोस्तों, ये सरकार मिलजुल कर काम करता है। तो राष्ट्रपति कोई भी केस होता है तो पहले साइन जो होता है या किसी तरह का एडवाइस होता है, ये मतलब पूरा परामर्श आपको देती है। ये चीज़ ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट गलत किए थे यहाँ पर। तो पॉलिटी का एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक डिटेल में तरीके से पूछा गया है, आपको बेसिक से अच्छा से आना चाहिए, तभी जाकर पॉलिटी क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अनुच्छेद पूछ के आपको कंफ्यूज किया गया, नहीं, अनुच्छेद पूछा जाएगा तो सारे स्टूडेंट बना लेंगे, क्योंकि सबको रटा होता है। कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बताया जाता है इसमें से कौन सा लिस्ट, जैसे भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों, जो ये विभिन्न सूचियों दिया गया है, इसमें विचार कीजिए। इसमें बताइए कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं। समवर्ती सूची क्या होता है दोस्तों? कनकरेंट लिस्ट, क्या बोलते हैं उसे? कनक, जिसमें कि जो मतलब लॉ या किसी तरह का नियम कानून बनाया जा सकता है, वो केंद्र सरकार के द्वारा भी बनाया सकता है और राज्य सरकार के द्वारा बनाया सकता है। इसे क्या बोलते हैं? समवर्ती, क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची बोलते हैं। इसमें अभी देखेंगे आपको तो कौन कौन सा इसमें लाया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन्य जीवों की सुरक्षा, कृषि पढ़ाई, ये स्टेट द्वारा होता है, ये राज्य सरकार द्वारा होता है, राज्य सरकार द्वारा इस पर नियम कानून बनाया जा सकता है। विद्युत उपभोक्ता, ये भी राज्य सरकार। आप देखेंगे बिहार में आप जो बिजली बिल पे करते हैं, आपको केंद्र सरकार को नहीं जाता है, राज्य सरकार को जाता है। ये याद रखना। मूल नियंत्रण और वन्य जीवों की सुरक्षा, मूल नियंत्रण और वन्य जीवों की क्या बात करना आपको? मूल नियंत्रण और वन्य जीवों की सुरक्षा। समझ रहे हैं ना? ये दोनों आपको क्या होता है, किस मतलब कंकरेंट लिस्ट में आपको पूछा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? 1/4 करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखें। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में ऑप्शन सही है, सेम है, इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अगर दिक्कत है तो पूछिएगा। फिर उसी तरह से नेक्स्ट हमारा क्या है, जो ऑप्शन है हमारा 34 नंबर, अगर बात करें 34 नंबर, इसमें बोलता है डीपीएसपी जो कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। तो जो हमारा जो नीति निर्देशक है, तत्व है,
जो गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, गांधीवादी को फॉलो नहीं करता है। जैसे ग्राम पंचायतों का गठन, तो गांधीवादी क्या बोलते थे, वे स्टेटलेस सोसाइटी चाहते थे, मतलब किसी तरह का कोई सरकार नहीं हो। वो बोले थे कि कांग्रेस भी जब देश आजाद होता है तो कांग्रेस को भी एक संगठन के रूप में काम करना चाहिए, जो एक देश के हित में, मतलब एक तरह से समाज में जैसे एनजीओ की तरह काम करना चाहिए। लेकिन वो तो ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है, पूंजीवाद भी है प्लस हम लोग मतलब समाजवाद दोनों को लेकर चलते हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें तो गांधी जी अगर देखें तो गांधी जी क्या चाहते थे कि मतलब ग्राम पंचायतों का गठन हो, समान नागरिकता संहिता देखें तो ये आपको क्या है, ये मतलब कि उदारवादी सोच है आपको, समान नागरिक संहिता जो यूसीसी आप बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, तो गांधी जी चाहते थे कि कॉटन जो आप खादी इंडस्ट्री जो चाहते थे गांधी जी ये बनाया जाए। तो ये पहला चाह, तीसरा चाहते थे काम का अधिकार, ये काम का अधिकार जो उदारवादी मतलब आज का समय लिबरल सोच है, एक सोशलिस्ट सोच है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, 1 और 3 होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसमें, गांधीयन प्रिंसिपल में क्या पूछा जरा, नॉट फॉर, देखिए यहाँ मैंने अभी गलत कर दिया, कौन सा नीति तत्व गांधी सिद्धांत अनुरूप नहीं है, छोटा सा नहीं लिखा रहता है लेकिन वहां बहुत बड़ा गलती कर देते हैं। जल्द से आप पढ़ देंगे गांधीवादी सिद्धांतों अनुकूल है, मार दिए खत्म, वैसे नहीं होगा। इसलिए उसमें देखिए वो भी ऑप्शन भी दिया गया है, मतलब ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन भी दिया गया, इसलिए 2 4 इसमें, 1 और 3 क्या होगा, वो 2 और 4 इसमें नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। चलिए, आप विलेज पंचायत जानते हैं दोस्तों, डीपीएसपी में जो ये जो निर्देशक तत्व है इसमें किसमें दिया गया है पंचायत, ये आपको दिया गया आर्टिकल अनुच्छेद 40 में दिया गया, समान नागरिक संहिता दिया गया ये आपको अनुच्छेद 44 में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 35वां नंबर देखें कि कौन सा युग्म कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा मतलब कि आपको मिलाना है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, सही मैच नहीं कर रहा है आपको। तो इसमें देखिए शपथ का प्रारूप, तीसरी अनुसूची है, मैंने पढ़ाया था, पहला मैंने क्लास लिया था उसमें शेड्यूल के बारे में मैंने पढ़ाया था, किस तरह से आपको याद रखना ट्रिक मैंने बताया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आपको मैंने बताया था। टी से क्या होता है, टेरिटरी, राज के बारे में बताया जाता है दोस्तों। ई से क्या होता है, इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स क्या होता है, मतलब सरकारी जो मतलब पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है, उसको इमोल्यूमेंट्स बोलते हैं। ए से क्या होता है हमारा, ओथ है, फॉर्मेशन होता है, ओथ जो लिया जाता है। आर से क्या होता है, राज्यसभा में कितना सीट मिल रहा है स्टेट को। एस से हमारा क्या होता है, शेड्यूल होता है। ओ से अदर शेड्यूल होता है। एफ से फेडरल लिस्ट होता है। फिर ओ से होता है अदर ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, आपको ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। एल से क्या होता है, लैंड रिफॉर्म्स होगा 9 शेड्यूल में जो डाला गया है। डी से क्या होता है, एंटी डिफेक्शन होता है 10वां शेड्यूल में। पी से क्या होता है, सूची में, पी से जो 11वां सूची होता है उसमें क्या होता है, पंचायत राज को, पंचायत के बारे में। एम से क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, समझ रहे हैं ना, तभी जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। चलिए, ये समझ गए आप, ये मैंने पढ़ाया है, जाकर देखे लेक्चर को, लेक्चर कोई देखते हैं नहीं, मतलब क्लास करते नहीं है, कैसे होगा काम, क्लास तो खास कर एक बार देखिए, समझिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो शपथ का जो मतलब शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में ये मैच कर रहा है, सही है। राज्यसभा की युग्म सम्मिलित नहीं है, पूछा जा रहा है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन चौथी अनुसूची, ये भी सही है, लेकिन मतलब क्वेश्चन के अनुसार तो गलत है ना। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची में नहीं, ये आपको 5वीं अनुसूची में है। संघ सूची 7वीं सूची, ये सही है, ये 5वीं सूची में। तो 35 का सी होगा, कौन सा होगा, 35 का सी ऑप्शन होगा, 5th शेड्यूल है 5वीं सूची में। तो 5वां सूची जो होता है दोस्तों, उसमें जो शेड्यूल एरिया को मतलब कि जो अनुसूचित क्षेत्रों का पूरा मतलब कि प्रशासन के द्वारा मतलब पूरा प्रशासन किया जाता है, इसमें प्रेसिडेंट का गवर्नर का रोल होता है। लेकिन जो 6वीं सूची होता है उसमें 4 स्टेट को, मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न का 4 स्टेट है, ट्राइबल एरिया है, उसको मतलब मेनली आपको वहाँ पर पूरा गवर्न किया जाता है, पूरा मतलब एक तरह से बोलते प्रशासन पूरा प्रशासित किया जाता है। जैसे कि आप जैसे तमाम से याद रख सकते हैं, तमाम से किससे याद सकते हैं, तमाम से, तमाम से क्या हो जा सकता है, त्रिपुरा, लिख लीजिए इस चीज को, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, समझे, तभी चीज आपको यहाँ पर याद रहेगा। चलिए, समझ गए यहाँ तक। फिर नेक्स्ट देखें हम लोग 36 नंबर, तो केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रालय तथा विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है।
कैबिनेट सचिव क्यों होता है? कैबिनेट से होता है, लेकिन कैबिनेट सचिव से नहीं होता है। प्रत्येक मंत्री का मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री परामर्श पर आवंटित किया जाए। प्रधानमंत्री जाकर राष्ट्रपति को बोलते हैं कि हाँ हमें इसे मंत्री बनाना, तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उससे क्या शपथ दिलवाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो इसमें से केवल दूसरा कथन आपको सही है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, अगर आपने पढ़ा होगा तभी ईजी लगा होगा, नहीं तो बहुत भारी लगेगा आपको। समझ रहे हैं ना आप? तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगर हम 37वें नंबर की बात करें यहाँ पर, तो 37वां नंबर में क्या पूछा जा रहा है आपको? तो 37वां नंबर है, उसमें क्या पूछा जा रहा है आपको? राज्य विधायिका। तो राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर का जो पूरा प्रोसीडिंग चलता है उसमें क्या सत्य है, ये आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। तो आप देख सकते हैं महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार। विधायिका में कार्य केवल राज्य सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अंग्रेजी में निष्पादित किया जाएगा। यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है। किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही की वैधता को प्रश्न किए जा सकते हैं। तो ये चीज नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते। आपको हिंदी और अंग्रेजी में आपको कोई भी जो काम होगा, जो मतलब कि राज्य विधायिका के कोई भी काम होगा, तो वो आपको हिंदी और इंग्लिश, यही जो ऑफिशियल लैंग्वेज उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज अब सरकारी भाषा इसे बोला जाता है। ये दूसरा ऑप्शन आपको क्या होगा इसमें सही होगा। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था, लेकिन बीपीएससी आयोग ने इसमें बी ऑप्शन को सही बताया। फिर अगर नेक्स्ट देखते हैं 38वां नंबर, तो 38वां में क्या आपको बोला जा रहा है? भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों, इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध करता है, किंतु औचित्य पर ध्यान में रखना चाहिए। ये फोटो इस तरफ से लिया, लगता है पत्ता गिरा के फोटो लिया है इसमें। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर 38वें नंबर में कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल होना चाहिए, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रखने के लिए किसी तरह का आपको जो सावधान आपको प्रतिबंध किया जा रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार को, उसमें क्या चीज दिमाग में रख के आपको करना पड़ेगा, ध्यान में रख के। तो सामान्य जन की हित में संरक्षित हो, ये भी मतलब कि सही बोल सकते हैं, सामान्य जन के हित में संरक्षित होना चाहिए। ये ऑप्शन क्या है आपको यहाँ पर, मतलब कि आप इसके साथ यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकता अवरोध ना हो, मतलब किसी तरह का सोशल वैल्यूज और सोशल नीड्स आपको अवरोध ना हो। लेकिन अवरोध हो सकता है, बहुत सारे ऐसे सोसाइटी में सोशल इविल्स होते हैं, कुरीतियाँ होते हैं, तो सोसाइटी के मतलब सामाजिक कुरीतियाँ होते हैं जिसको कि हटाना, जैसे सती प्रथा है। एक समय सती प्रथा को वैलिडिटी दिया जाता था, लोग उसे सही मानते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे जितने भी सामाजिक जितने समाज सुधारक थे, उन्होंने उनके खिलाफ लड़ा, उनके खिलाफ आवाज उठा, उन वो सब सारे चीज के सामाजिक एक कुरीतियाँ उन्हें समझा गया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो एक समाज में सोशल वैल्यूज में है, ऐसा नहीं कि उसको आपको हटाना है, उसको हटाना भी जरूरी होता है बहुत सारी चीजों को। तो ये आपको एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन बीपीएससी आयोग ने, अगर वैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को सही मारा है, लेकिन ये गलत मान रही है। फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नजरअंदाज किया जा सकता है, नहीं, सिद्धांतों को लेकर चलना पड़ेगा। सामूहिक हित कर भीतर नहीं है, मतलब क्या बोलता है, कलेक्टिव गुड्स इज नॉट, कलेक्टिव गुड्स आपको यहाँ पर होना जरूरी है, कलेक्टिव गुड्स होना चाहिए। तो बताया जाए ध्यान में रखने वाली बात क्या हमारा, केवल एक सही है, जो कि बीपीएससी आयोग द्वारा यहाँ पर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग, मतलब जो फाइनेंस, जो पूरा आयोग होता है फाइनेंस कमीशन के सदस्य के लिए आवश्यक अधिकारों का निर्धारण करती है। तो मतलब जो ये पूरा जो बात यहाँ पर बोला गया है, फॉलोइंग डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन रिक्विजिट अपॉन मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो इसमें आप जानते हैं कि संसद में जो पार्लियामेंट में यह चीज पारित किया जाता है, क्या मतलब सीट रहेगा, किस तरह से मतलब नियुक्त किया जाएगा, ये सब सारा आपको पार्लियामेंट में किया जाता है। ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना है। समझ रहे हैं ना? तो ये 38 का आपको, 38 का तो हमने देख लिया डी। 39 का आपको क्या होगा यहाँ पर, 39 का आपको होगा सी। चलिए फिर 40 नंबर पर आते हैं, बस जल्दी लेते हैं, यहाँ पर सब ज़्यादा डिस्कस करने वाला चीज़ है नहीं। फिर अगर यहाँ पर देखिए, हमने देख लिया 39, 40 को अगर देखिएगा, कौन कथनों पर विचार किया, निम्नलिखित कथनों पर विचार किया, सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, स्थगत में सत्रावास होता है, मतलब ये आपको प्रोरोगेशन हो, इसमें क्या होता है, सेशन का एंड हो जाता है। विघटन सदन को, विघटन सदन को समाप्त करता है। सदन स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। ये आपको जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों, कैन बी अफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस अलोन, तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ये आपको नॉट ट्रू पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, नॉट ट्रू पूछ रहा है। तो नॉट ट्रू का अगर ऑप्शन होगा इसमें, तो आप किसके साथ यहाँ पर जाइएगा, जो 40 का हमारा ऑप्शन है यहाँ पर, ये डी आपको क्या है यहाँ पर गलत है,
ये नहीं होगा सिर्फ अकेले यहाँ पर स्थगन नहीं लिया सकता, ये आपको किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जी ध्यान रखना है, और बाकी ये चीज़ आपको सही है। तो समझ रहे हैं ना कितना डिटेल में जहाँ से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्या है कि हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत का वो किसको द्वारा रिव्यू किया जाता है, सभी लोग जानते हैं कि स्टेट फाइनेंस कमीशन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है यहाँ पर, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन द्वारा यहाँ पर किया जाता है। जो 41 में आपको डी ऑप्शन राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग, जो राज्यपाल द्वारा मेनली गठित किया जाता है, ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा जरूरत है नहीं। जैसे अभी पंचायत मुखिया कोई भी इलेक्शन हो रहा है तो उसमें इसी का पूरा काम होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन का, कितना देना है, कितना ग्रांट देना है, कितना फंड देना है। फिर सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है भारत का निर्माण क्षमता वृद्धि तथा योगों से मेक इन इंडिया का जो पूरा प्रोजेक्ट था दोस्तों, मेक इन इंडिया का घरेलू उत्पादन विदेशी निवेशों का प्रोत्साहित करती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि क्या होता था मेक इन इंडिया का जो प्रोडक्ट था दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोडक्ट था उसमें क्या था कि जो इंडिया में बनाया जाए, चाहे वो विदेशी कंपनी बना रही है तो इंडिया का प्रोडक्ट्स में यहीं पर नौकरी दे रही है, यहीं बना रही है और बाहर में निर्यात कर रही है, आयात नहीं कर रही निर्यात कर रही है। तो ये चीज़ दोनों ऑप्शन इसमें सही होगा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य होता है, तो पंचायती राज आप जानते हैं इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपको एनालिसिस क्वेश्चन पूछा, ऐसा नहीं पूछा पंचायती राज का क्या मतलब कि आर्टिकल होता है, किस अनुच्छेद, तो अनुच्छेद सभी जो जानते हैं आर्टिकल 243 टू 243 ओ तक होता है, सब जानते हैं, 243 से 243 ओ तक होता है। इसमें क्या है कि 29 आपका पूरा सब्जेक्ट्स होता है, जो मतलब कंपलसरी भी होता है, एक वॉलेंट्री भी होता है। तो रोजगार सृजन ये तो इसका उद्देश्य नहीं होता है। कृषि उत्पादन मुख्य उद्देश्य पूछ रहा हो, अगर पूछता उद्देश्य तो हम सारा चीज लगा सकते थे, लेकिन मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, प्राइमरी रीजन पूछ रहा है, समझ रहे हैं ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्लस जनता में राजनीतिक चेतना वृद्धि करना, जनता को विकास और प्रशासन प्रतिभोग, मतलब इसमें क्या होता है कि जनता जितने भी पंचायत में है, जितने भी म्यूनिसिपैलिटी में, वो सबका सहयोग होना चाहिए, सब क्या कर रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबका भागीदारी है समाज को पूरा आगे ले जाने में, मतलब पूरा मतलब एक तरह से गांव को आगे ले जाने में, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को आगे ले जाने में, तब ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए तो ये हमने देख लिया, यहाँ पर कहाँ तक देखा हमने, आत्मनिर्भर भारत देख लिया, पंचायत देख लिया। नेक्स्ट हमारा जो 44 है, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है। निंदा प्रस्ताव क्या था दोस्तों, जो मतलब कि सेंसर मोशन है, सेंसर मोशन जो होता है, नो कॉन्फिडेंस होता है, एक सेंसर मोशन होता है। तो इसमें बताया गया है कि ये राज्यों ये अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है उससे भिन्न है। यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है। इस प्रस्ताव के कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है, सदन की अनुमति इसे प्रस्तावित करने होते हुए आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है ना, जो कॉन्फिडेंस और सेंसर मोशन सेम नहीं होता है, उसमें क्या होता है सेंसर मोशन में डिजाइन नहीं करना पड़ता। जो ये अविश्वास का जो निंदा प्रस्ताव है इसमें आपको, लेकिन अविश्वास का जो प्रस्ताव होता है उसमें क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को डिजाइन देना पड़ता है, क्योंकि आपका एक लोकसभा में या मतलब क्या है कि सरकार में आपका क्या है कि पकड़ नहीं मजबूत नहीं, आपका मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाते, उसमें डिजाइन, लेकिन इसमें डिजाइन नहीं देना पड़ता। तो ये ऑप्शन आपको सही एक ही ऑप्शन होगा ए, राज्य कहाँ चला गया, ये अविश्वास प्रस्ताव से ये क्या है, भिन्न है। फिर सीधा से 45 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉल विद जुरिस्डिक्शन बोथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत दोनों आता है। कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। दोनों के अधिकार क्षेत्र में दोस्तों कौन आता है, राज्यों के बीच विवाद नहीं, ये हाई कोर्ट के अंदर आता है, केंद्र और राज्य के बीच है, ये भी हाई कोर्ट के अंदर आता है। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है ये हाई कोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट आता है, सॉरी ये मैंने पढ़ाया भी था, लक्ष्मीकांत का पूरा टॉपिक पढ़ाया था आपको। राज्यों के बीच विवाद ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर, केंद्र और राज्य के विवाद ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मौलिक अधिकारों का संरक्षण ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के बीच में आता है। संविधान के उल्लंघन का संरक्षण ये भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों, ये संविधान के उल्लंघन का संरक्षण ये आपको पहले हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा इसमें, फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी होगा इसमें। ये ध्यान रखना आपको, 45 का क्या होगा इसमें, सी होगा। चलिए ये चीज आपको याद हो गया, 45 का सी होगा। और फंडामेंटल राइट्स कौन है दोस्तों, पार्ट 3 में है, कौन से में है, पार्ट में भाग 3 में है। आर्टिकल कितना याद रखना, आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है, 12 से 35 है, अनुच्छेद कौन सा है, 12 से 35 है, अनुच्छेद कौन सा है, 12 से 35 है। और ये पार्ट क्या है, भाग क्या है हमारा, 3 है। फिर अगर 46 नंबर क्वेश्चन देखें, 46 में क्या, कांग्रेस के किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था। तो मतलब कि उदारवादी मतलब एक तरह से था, इसका जो ऑप्शन था दोस्तों, ये अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, अगर क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात करें
तो बताया जा रहा है विच लीडर ऑफ द फर्स्ट टाइम यूज द सेफ्टी वल्व जो थ्योरी था। सेफ्टी वल्व थ्योरी क्या होता है दोस्तों, ये हमने समझाया भी था कि जो सेफ्टी वल्व थ्योरी यह था कि मतलब कि उस समय जो मतलब एक तरह से 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके सरकार नहीं चाहती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इस तरह का एक बड़ा आंदोलन हो, क्योंकि ऐसा आंदोलन था एक मतलब कि आपको 1857 का विद्रोह था कि जिसमें कि ब्रिटिश को खदेड़ कर बाहर किया जा सकता था, लेकिन वही था कि कुछ कारणों की वजह से मतलब बहुत सारे मतलब पूरा एकजुटता नहीं था, वो उस तरह का नेशनल सेंटीमेंट जो राष्ट्रवाद होता है, वो राष्ट्रवाद का जो फीलिंग था वो मतलब कि एक नहीं था। तो वे सब बहुत सारा कारण था। तो इसमें बताया गया उसके बाद उसने क्या किया कि चलो कांग्रेस का फॉर्मेशन करवाया। वो अभी जानते ए ह्यूम ने करवाया था, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम नाम से जो सिविल सर्वेंट था उस समय का, उसने करवाया था, उसका मतलब गठन करवाया था। जो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में देखते हैं तो उसमें अब इसमें लाल लाजपत राय जी ने ये कहा था, जो लाल लाजपत राय हैं ये भी एक क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। कौन थे ये एक कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। इन्होंने कहा था कि सेफ्टी वल्व थ्योरी है। जैसे आप देखेंगे सेफ्टी वल्व थ्योरी क्या होता है दोस्तों, सेफ्टी वल्व थ्योरी होता है जैसे कि अगर कुकर आप यूज करते हैं, कुकर में आप किसी तरह का चावल बनाते हैं, कोई खाना पकाते हैं, तो वो क्या होता है कि जो अंदर में जितना भी गैस का फॉर्मेशन होता है वो प्रेशर बनता है, तो वो सीटी आपको बाहर, कुकर तो फटता नहीं, जब सीटी बंद हो जाता है कुकर फट जाता है। तो वही मतलब कि इंसान का गुस्सा फूटे नहीं, एक तरह से एक आक्रोश में नहीं बदले, समझ रहे हैं ना, पूरी तरीके से एक जन सलाह पूरा उधर के रोड पर नहीं आ जाए, मारपीट मचा दे पूरा एकदम, हटाओ यहाँ से सरकार को, हटाओ यहाँ से, वो चीज़ नहीं हो। इसलिए इसने कांग्रेस का फॉर्मेशन कराया था कि लोग मतलब वहाँ पर सही पूछे, उसके बारे में बताएं, और ये कांग्रेस जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया कि ये परेशानी हो रही है। तो मतलब एक क्राइटेरिया, एक मतलब हेरार्की के रूप में इसे सेफ्टी वल्व थ्योरी मतलब एक प्रेशर को रिलीज करने का एक माध्यम ये बनाया गया था। ये किसके द्वारा कहा गया था, लाला लाजपत राय द्वारा बोला गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ये हमारा हो गया 46वां नंबर। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ देखें 47 नंबर अगर देखें यहाँ पर, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वाइस राव पर एक बम फेंका गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वाइस राय पर एक बम फेंका गया था। तो बताया जाता है यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर, इंग्लिश भी ले लेते हैं, दोनों में थोड़ा सा यही एक टाइम लग जाता है। तो ये वाइस राय पर जो बम फेंका गया था जब स्टेट एंट्री, तो ये फेंका गया था दोस्तों, ये डेट भी आपको याद रखना, ये 23 दिसंबर 1912 को फेंका गया था। कब फेंका गया था ये, 23 दिसंबर, दिख रहा होगा, 23 दिसंबर 1912 को फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका गया, उस समय का वॉइस राय था, लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका गया था। और ये क्यों फेंका गया था, हुआ क्या था दोस्तों कि जो मतलब स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, आप जानते हैं 1905 में बंगाल को विभाजन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था 1911 में, जो मतलब मेनली आपको एनलमेंट मतलब बंगाल का विभाजन को समाप्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था कि नहीं विभाजन नहीं होगा। जो कि मतलब इंडिया में उस समय क्या होता है, एक दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, जो दिल्ली दरबार हुआ था उसके अंदर इस चीज को हटाया गया। तो मतलब इसमें जो इन्वॉल्वमेंट किस किस का था, तो रास बिहारी बोस का था, मुकुंद बसंत कुमार का था, विश्वास अल्लाह आपको बेचारी का मतलब के नाम है बिहारी का था, विश्वास अवध बिहारी, रास बिहारी बोस, जो कि जानते हैं कि आपको जाके इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन उन्होंने किया सिंगापुर में जाके, जापान में जाके, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो लॉर्ड हार्डिंग आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर 48 नंबर क्या है, हु गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम द प्रोफेसर ऑफ इंडियन फिलोसफी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, सोहन सिंह बखना, हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो बहुत सारे स्टूडेंट श्यामजी कृष्ण वर्मा मार गए। यहाँ पर ऑप्शन वो चीज आपको क्या होगा, नहीं होगा, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हरदयाल होगा, जो जिसने गदर का जो पेपर का जो था, गदर मूवमेंट जो शुरू किया था इन्होंने, ये सारा गदर जो मूवमेंट था ये किनके द्वारा शुरू किया गया था, यहाँ पर लाला हरदयाल द्वारा शुरू किया गया था। आप जानते हैं सोहन सिंह बखाना, लाला हरदयाल थे उसमें जो मेन जो फाउंडर थे। तो याद रखना आपको, हरदयाल के द्वारा ये मतलब प्रोफेसर थे यहाँ कहाँ के, फिलोसफी के, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में 1911 में। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज किए हैं। अगर नहीं पढ़िएगा दोस्तों, मैंने जितना चीज़ पढ़ाया था वो सारा क्लास में आपको पढ़ाया गया था, समझ रहे हैं ना, हिस्ट्री में पढ़ाया गया था। आप नहीं पढ़े हैं, आपको देखिए लेक्चर, आप बहुत सारा एग्जाम अभी आ रहा है, उस लेक्चर को कंडक्ट की, बाकी हम लोग क्लास फिर से लेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप जैसा जैसा एग्जाम आएगा उस तरह से क्लास को कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन आपको जीएस पोर्शन मजबूत रखना पड़ेगा। देख रहे हैं करंट अफेयर्स तो हो नहीं पा रहा है, पढ़ रहे हैं वन लाइनर, यहाँ पर दे रहा है स्टेटमेंट, इसलिए आपको कम से कम इस पर तो भरोसा कीजिए जीएस पर। जहाँ से स्टैटिक है वो तो चेंज होता नहीं है, जो 100 साल पहले लिखा जो अभी पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। इसको मैंने बहुत सारा समझाया स्टूडेंट को, लेकिन लोग मानते नहीं है। नेम द प्रिंसिपल एएमओ कॉलेज, तो ये हमने यहाँ तक देख लिया।
46वां नंबर, हाँ 48वां तक हमने देख लिया था, समझ रहे हैं ना। 49 नंबर क्या, एएमओ कॉलेज। एएमओ जो कॉलेज था दोस्तों, एमएओ कॉलेज था। एमओ कॉलेज तो अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताया जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। तो जानते हैं जो बढ़ावा दिया था, ये थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन हो जाता है, इसमें आपको याद रखना है। इसमें जो बढ़ावा दिया गया था, इसमें अगर बीपीएससी आयोग ने जो ऑप्शंस को चूज किया है वो कौन था, थियोडोर बेक। थियोडोर बेक नाम था, उसने बढ़ावा दिया था इस सांप्रदायिक कम्युनलिज्म को। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर, जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, जो 15 नंबर की बात करें, 50 नंबर, ये सिंपल है, यंग इंडिया। जो यंग इंडिया था एक राष्ट्रीय पत्र है जो कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। एनी बेसेंट जानते हैं, कॉमनवेल्थ शुरू किया गया था, इंडियन मूवमेंट शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक का बहुत सारा रहस्य, गीता रहस्य, ये सब सारा किताब शुरू किया गया था। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, गीता रहस्य, आर्टिक होम्स। फिर ये जो मौलाना अबुल कलाम, देखिए पिछला बार ये ऑप्शन आया था मौलाना अबुल कलाम। अल हिलाल न्यूज़पेपर दोस्तों, याद रखिए, अल हिलाल, अल हिलाल न्यूज़पेपर शुरू किया गया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये उर्दू डेली न्यूज वीकली था, उर्दू मतलब साप्ताहिक आपको उर्दू पेपर था। 1912 में किया गया था। फिर 1915-18 में इसे क्या किया गया, बैन भी कर दिया गया था, ब्रिटिश के खिलाफ लिखा, क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर उस समय होता था तो राष्ट्रवाद को फैलाना, तो ब्रिटिश के खिलाफ पूरा लिखना पड़ता था उसमें, लोगों को क्या करना, जागरूक करना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें हमने देख लिया 50 तक। कुछ कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सेशन को एंड करेंगे। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देख लें हम 51 नंबर, तो जो मैगिनोट लाइन है, मैगिनोट जो लाइन है, आपको याद रखना मैगिनोट लाइन किसके बीच में है, मैगिनोट लाइन जो है वो किसके बीच में है। इसमें आपको जर्मनी फ्रांस भी दिया गया है, समझ रहे हैं ना, और क्या दिया गया, फ्रांस जर्मनी यूएसए कनाडा भी दिया गया है। क्या क्या दिया गया, यूएसए और कनाडा भी आपको इसमें दिया गया है। प्लस और कौन सा ऑप्शन दिया गया, नामीबिया और अंगोला भी दिया गया है, नामीबिया और अंगोला भी दिया गया, प्लस साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया दिया। बहुत से स्टूडेंट को ये लग रहा था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी होगा इसमें, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, फ्रांस और जर्मनी होगा। क्या होगा, फ्रांस और जर्मनी होगा। फिर होर्मुज जल्द मरुद मध्य जोड़ता है, ये स्टेट ऑफ जो होर्मुज है, हॉर्मुज बोलता है इसको, हॉर्मुज बोला जाता है। ये किस चीज़ को जोड़ता है, तो आप जानते हैं गल्फ में ये आपको हॉर्मुज बनाया गया है स्टेट। ये किस चीज़ को जोड़ता है, ये एशियाई की खाड़ी। अगर बात करें यहाँ पर जो 52 नंबर है, इसमें एशियाई की खाड़ी, ये पर्सिया की खाड़ी, पर्सियन गल्फ ऑफ द गल्फ ऑफ ओमान, ये बीच में इसको जोड़ता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। समझ रहे हैं ना, ये चीज आपको ध्यान रखना। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, वन लाइनर टाइप से था, इतना तो पता होना चाहिए। वेयर इज ग्राउंड जीरो, जो हमारा ग्राउंड जीरो कहाँ है, ये ग्रीनविच, न्यूयॉर्क, इंदिरा पॉइंट, श्रीहरिकोटा, तो ये कहाँ पर है, 53 की अगर बात करें तो ये हमारा न्यूयॉर्क में है। तो इतना चीज आपको यहाँ समझ में आ रहा है। फिर उसी तरह से हम बात करें 54 निम्नलिखित में कौन सा स्थल स्थल डमरू मध्य, जो हमारा क्या है, स्थमस, उसको डेविल्स नेक बोला जाता था, कड़ा स्थमस है। ये 54 का जो आंसर है दोस्तों, ये कड़ा स्थमस है, याद रखना है। ये सब सिंपल है, इसको आप ज्योग्राफी में जाके पढ़िए, उतना ज्योग्राफी को आसान मत समझिए। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। वर्ल्ड हिस्ट्री में देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया गया जो न्यूज में था। फिर है लडंग संदर्भित करता है, मतलब किसको डिफरेंस है, यहाँ रेफर किसको करता है। लडंग एक मतलब कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक मतलब प्रैक्टिस है, मतलब जो आपको स्लैश एंड बर्ड कल्टीवेशन बोलते हैं उसका एक पूरा प्रैक्टिस है, आपको ध्यान रखना है। तो 55 नंबर में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, स्थानांतरित कृषि, मतलब जो पहले के समय में, जो अभी के समय भी होता है, कम होता है, बंदी हो गया वो। तो मतलब स्थानांतरित कृषि क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि जैसे जो ट्राइबल्स लोग रहते थे, जो जनजातीय लोग, वो क्या करते थे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, मतलब जैसे आज यहाँ खेती कर ली है तो इस जमीन को छोड़ देते थे, दूसरे जगह जाते थे, वहां पर पेड़ है, पेड़ पौधा को जलाकर उससे जो राख होता था उस राख को छोड़ देते थे, पूरा मिट्टी में मिल जाता था, वो उर्वरक हो जाता था। तो फिर वहां पर वो फसल उगाते थे, फिर वहां फसल खत्म हुआ, फिर वो जमीन को छोड़कर आगे बढ़ते। तो ये ब्रिटिश ने इसको बैन किया था। अभी भी मतलब क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा था, आज ब्रिटिश तो उसके कारण में, लेकिन आज के समय में हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ज़मीन भी उतना नहीं है, फॉरेस्ट को बचाना है, तो हम ये चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये प्रैक्टिस अभी के समय में एक तरह से खत्म ही हो गया है। फिर 55 नंबर क्या, दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा पूछ रहा है आपको, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। तो ये माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप है दोस्तों। ये कौन सा है, माजुली द्वीप है। जो ये माजुली द्वीप जानते हैं कौन सा है दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये द्वीप आपको बनाती है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा, जो कि आपको मेनली असम में। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है, तो पहला द्वितीय ये सब इंपॉर्टेंट होता है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट,
तो द्वितीय नदी ये दूसरा पूछ रहा है, द्वितीय द्वितीय, पहला ने पूछ रहा, द्वितीय कौन है इसमें, गोदावरी है। पहला क्या हमारा गंगा बेसिन है, दूसरा क्या हमारा गोदावरी है। पहला क्या हमारा गंगा है, गंगा बेसिन है, समझ रहे हैं। दूसरा हमारा क्या है यहाँ पर गोदावरी है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी क्या है, अलकनंदा और भागीरथी। तो अगर यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, बहुत सारा मतलब कि नदी का पूरा संगम है। इसमें आपको कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, तो इसमें क्या है ऑप्शन आपको यहाँ पर जो होगा, ऑप्शन क्या होगा हमारा, देव प्रयाग होगा। क्योंकि देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आपको मिलती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना था। DAV से भी आप याद कर सकते हैं, देव प्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी, DAV से याद कर सकते हैं, समझे। फिर अगर रुद्र प्रयाग में देखें, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये 5 तरह का प्रयाग है और एक प्रयागराज है, जहां पर ये गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती तीनों मिलती है, जहां पर आपको हर एक मतलब कि 6 साल 12 साल में क्या होता है, आपको कुंभ होता है। जो अभी देखे 144 साल में आपको सबसे बड़ा कुंभ हुआ था, महाकुंभ, वो होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो ये मतलब पूरा अगर मैप की बात करें दोस्तों, जैसे ये मैप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये पूरा एक क्या होता है, ये आपको अलकनंदा है, समझ रहे हैं ना। यहाँ से इसे मैप आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये क्या हो गया आपको, यहाँ पर जो नदी निकलती है ये उद्गम स्थल है। यहाँ से अगर देखें तो यमुना है आपको बंदरपूछ से निकलती है, ये आपको बंदरपूछ है, तो ये अलग चीज है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रयागराज, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रयाग संगम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको गंगा नदी आकर मिलती है। तो जो भागीरथी आपको निकलती है दोस्तों, ये भागीरथी ये आपको कहाँ से निकलती है मेनली, और ये अलकनंदा से जब मिलती है तब इसे हम गंगा का नाम देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये कहाँ से आपको निकलती है, ये आपको निकलती है यमुनोत्री से, यमुनोत्री गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड में गंगोत्री मिलेगा। फिर उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, तो भागीरथी गंगोत्री से फिर यहाँ पर देखें हम अलकनंदा, अलकनंदा आपको वहाँ हो गया पूरा, समझ रहे हैं ना, अलकनंदा। फिर अगर उसी देखे से बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है। फिर अगर देखें केदारनाथ से आपको मंदाकिनी नदी निकलती है, ये केदारनाथ है हमारा, ये क्या हमारा केदारनाथ है, जहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है। तो आप सुन के भी यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि स्पेस कम है और थोड़ा सा जल्दी करना है। तो मंदाकिनी नदी यहाँ से निकलती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर उसी तरह से धौली गंगा को देखें, तो धौली गंगा और अलकनंदा, विष्णु प्रयाग, धौली गंगा प्लस अलकनंदा, विष्णु प्रयाग। कर्ण प्रयाग क्या होता है हमारा, पिंडार प्लस अलकनंदा, पिंडार रिवर होता है प्लस अलकनंदा, वो कर्ण प्रयाग बोलते हैं। रुद्र प्रयाग को हम लोग क्या बोलते हैं, रुद्र प्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलती है, मंदाकिनी और अलकनंदा का जहाँ संगम होता है वो से हम रुद्र प्रयाग बोलते हैं। प्रयाग क्या हो गया, एक संगम हो गया, जो संगम होता है, नदियों का संगम होता है, उसे हम प्रयाग बोलते हैं। इसलिए प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जो कि इलाहाबाद था उसे प्रयागराज नाम दिया गया, पहले वही नाम था दोस्तों, चेंज किया गया। भारतीय क्षेत्रों में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, समझे। तो 2 ज्वालामुखी द्वीप को है, बितरा एंड कावारती, ये नहीं है कावारती, न्यूमुर, पंबन और बेरन में, नारकोंडम और बेरन है दोस्तों, नारकोंडम बेरन है। इसमें अगर देखें दोस्तों तो ये 2 ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी क्या होता है, वोल्केनो, वोल्केनो होता है, बेसिन ऑफ इंडिया वोल्केनो होता है। ये क्या होता है, वो वोल्केनो होता है। तो नारकोंडम और हम बैरन की यहाँ बात करें, ये नाम से अब बैरन मिस क्या होता है, बैरन मिस अगर देखें तो वो बांझ होता है, मतलब एक तरह से, मतलब कोई तरह का वहाँ जमीन पर किसी चीज उगता नहीं, उसे बैरन लैंड कहते हैं। लेकिन ये उल्टा यहाँ पर हो रहा है, बैरन है लेकिन वोल्केनो वहाँ पर ज्यादा हो रहा है। मतलब उस संदर्भ में आप देखिएगा तो आपको लगेगा बैरन है, कैसे होगा, लेकिन बैरन में से क्या होगा, वहाँ पर इतना ज्यादा वोल्केनो होता है, मतलब वो ये नारकोंडम एक्सटिंक्ट वोल्केनो, क्या है वो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो और वो एक्टिव वोल्केनो, जो कि मतलब अंडमान निकोबार आर्कीपेलागो में है। कहाँ पर ये, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार आर्कीपेलागो में, अंडमान एंड निकोबार में है द्वीप जहाँ पर है। यहाँ पर क्या, अगर बैरन की बात करें दोस्तों, तो ये क्या है आपको, ये एक्टिव है, मतलब कि ये संचालित मतलब होता है 10 साल 20 साल 50 साल, और 50 साल 100 साल में भी हो रहा है तो उसे एक्टिव बोला जाता है। ये एक्सटिंक्ट है, ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये अभी तक हुआ नहीं है 100 साल 200 1000 साल से, मतलब 400 500 साल से, इसलिए इसे बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सबका क्राइटेरिया होता है, ये आपने पढ़ा होगा। फिर अगर देखें यहाँ पर मेरठ में किस आइटम में शिल्प कला को जीआई टैग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बिहार से पूछना चाहिए था, इस बार बिहार से नहीं पूछा गया, हर एक साल बिहार से ही पूछा जाता था, जैसे मखाना पूछा गया था पिछला बार, इस बार पूछा जाना चाहिए था, लेकिन ये अलग स्टेट से पूछा गया। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ अलग स्टेट का इन्फॉर्मेशन जरूरी हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, अरे बिहार के तो बिहार से रटिए ना, काहे दूसरा का रट रहे हैं, दूसरा का याद कर, लेकिन कभी कभी दूसरे स्टेट का भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो मेरठ में किस आइटम की शिल्प कला को जीआई टैग मिला था, तो ये किसको मिला था, यहाँ पर संगीत उपकरण, खेलकूद सामग्री, लड्डू कैंची। बहुत सारे स्टूडेंट लड्डू मार दिया, वो अलग मतलब कि
तीरंदाज थे वहां पर। इसमें क्या होगा, सीजर्स, कैंची, कैंची को मिला दोस्तों, कोई सोच भी नहीं सकता, सबको लगा खेलकूद सामने कैंची को मिला। भारत में समशीतोष्ण, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? समशीतोष्ण क्या होता है, जो टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है वो कहाँ बनाया गया है? तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, वो जो बनाया गया है दोस्तों, वो बनाया गया है आपको कहाँ पर, शिमला में बनाया गया, शिमला में, हिमाचल प्रदेश शिमला, वहां पर ये बनाया गया। तो इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं, क्योंकि वह ठंडा प्रदेश है, टेम्परेट रीजन है। कान्हा नेशनल पार्क स्थित, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हल्का को बहुत सारे स्टूडेंट्स में गलती करके आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में अभी न्यूज में था कान्हा, जो केन बेतवा टाइगर, टेन बेतवा लिंकिंग डिप्लोइड ना, कान्हा रिजर्व से आपको पास करेगी, केन बेतवा को जो जोड़ा जाएगा एमपी में, बहुत न्यूज में था। ये चीज नहीं याद कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा, बोलिए। लोकतक एक क्या है, लोकतक एक क्या है, नदी नहीं है, ये लोकतक एक झील है, झील, झील क्या है, लोकतक एक झील है, आपको ध्यान रखना है। लोकतक एक झील है, इसे मणिपुर में है, कहाँ पर ये, मणिपुर में। ये इसे, इसके बगल में कौन सा एक नेशनल पार्क, इसको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बोला जाता है। कौन सा, केबुल, ये नाम थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, समझ रहे हैं ना। ये कहाँ पर है आपको, मणिपुर में है। ये फ्लोटिंग लेक है, मतलब कि तैरता है इस पर, ये जो आपको केबुल लामजाओ पार्क है, फ्लोटिंग पार्क है, फ्लोटिंग मतलब फ्लोट करता है। इस पर फुमडिस मिलेगा, फुमडिस मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जो पूरा मतलब आपको झील में देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर कौन सी, देख रहे हैं कितना गंभीर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में परियोजना के अंतर्गत है? बिहार में जानते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क आपको देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ पर है, ये पश्चिमी चंपारण में, वेस्ट चंपारण में। उदयपुर आपको कहाँ मिलेगा, ये भी वेस्ट चंपारण में। भीमबंध कहाँ मिलेगा, ये मुंगेर में मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन सही होगा। फिर 65 नंबर देखिए, स्टेट एनिमल किसको दिया, ये बहुत कंफ्यूजिंग था दोस्तों। आप किताब में देखेंगे इन्फॉर्मेशन, गूगल पर देखेंगे कुछ और बताएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। 64 नंबर की अगर बात करें तो इसमें जो मतलब 65 नंबर की बात करें तो 65 क्वेश्चन था ये, इसमें जो देखे तो किसको बताया गया, बैल को बताया गया। बहुत सारे स्टूडेंट ने भैंसा मार के आ गए, भैंसा नहीं होगा दोस्तों, ये बैल होगा, बैल। गौड़ भी इसे बोला जाता, अगर गौड़ ऑप्शन देता तो गौड़ भी होता, लेकिन भैंस की बात करेंगे, ये भैंस को, बैल को मारा गया। बहुत सारे स्टूडेंट भैंस मार के, बहुत सारे लोग गाय को बोला, गाय संरक्षण, तो गाय को मार देते हैं, ऐसा नहीं होता है, जो फैक्ट है फैक्ट है। फिर ये 66वां जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग था कि नालंदा यूनिवर्सिटी, सब जानते थे कि नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से स्थापना किया गया है, इतना ज़्यादा नालंदा को यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया गया है, क्या क्या नियम कानून लाया गया, कौन से प्रोफेसर है, कौन से क्या बोल सकते हैं कि वाइस चांसलर है। लेकिन ये कुछ किसी ने नहीं पढ़ा होगा कि पूर्ण स्थापना किस वर्ष में, ये बहुत कंफ्यूजिंग था, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं मार पाए। लेकिन इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ये डी ऑप्शन होगा, 2014 में से पूर्ण स्थापना किया गया, बोल सकते हैं नया गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, उससे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, 66वां नंबर था। 67 नंबर था कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी बोला जाता है दोस्तों, ये कर्म नाश कर देती है नदी, इसलिए कर्मनाशा नाम रखा गया इसे। इस नदी के पानी से कोई जल्दी नहाता नहीं है जल्दी। ये कहाँ से निकलती है, ऐसा मतलब एक कहावत है, ऐसा मतलब इसके पीछे कहानी है, खोजिएगा क्या कहानी है, इंटरेस्टिंग है, सर्च करके बताइएगा। तो ये जो आपको 67 नंबर जो क्वेश्चन था, इसका जो ऑप्शन क्या सा होगा, ये कैमूर जिले से आपको निकलती है। कैमूर जिले से, कहाँ से निकलती है ये, कैमूर जिले से निकलती है, कैमूर जिले से निकलती है। और ये कैमूर हिल से निकलती है, ये चीज आपको ध्यान रखना, कैमूर हिल से निकलती है। बिहार संपूर्ण भारत का कितना पायराइट उत्पादित करती है, 95% पायराइट आपको उत्पादित करती है। समझे, भारत का समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा पायराइट होता है, जो कि मतलब इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ये आप कौन सा, कहाँ से निकलता है, बिहार में रोहतास से। रोहतास में कौन सा एक माइन है, अमझोड़ माइंस, कौन सा माइन है एक आपको, अमझोड़, अमझोड़ माइंस बोला था, अमझोड़, अमझोड़ खदान है एक, उसमें से ये निकलता है, अमझोड़ माइंस, समझ रहे हैं। ये भी ऑप्शन पूछा जा सकता है, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, ये तो पिछले बार का भी ऑप्शन था, जमुई जिले में, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कहाँ सोना है कहाँ क्या है। अगर बिहार में इतना सोना रहता तो बहुत आगे निकल गए रहते। सोना है, अभी तक खदान कुछ खुदाई उदाई भी नहीं हुआ। अब सही है गलत है क्या है, चलिए। तो ये हमारा हो गया 69 का ए। 70 का देखे तो, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, उष्णकटिबंधीय, गर्म। ये पिछले बार भी क्वेश्चन 2-3 साल से पूछा जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हमारा जो जलवायु आता है दोस्तों, ये कौन सा मतलब किसमें आता है, ये 70 नंबर में था ना, ये ट्रॉपिकल सवाना या ट्रॉपिकल मानसून, ये ट्रॉपिकल मानसून में आता है। किसमें आता है ये, ट्रॉपिकल मानसून में आता है। क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे जो बिहार में अभी भी देखें आप, बारिश का समय है,
ये आपको अक्टूबर सितंबर में बारिश भी होती है। जो मार्च अप्रैल में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी भी रहती है। जैसे हॉटेस्ट आपको स्टेट है वो जिला है वो आपको गया है, सबसे ज़्यादा गर्म जो जिला है। फिर अगर देखें तो आपको रबी सीजन भी आता है, ठंडे का सीजन भी 3-4 महीना रहता है। तो ये मतलब क्या एक ट्रॉपिकल मतलब कि जो उष्णकटिबंधीय मानसून है, इसके कारण ये सारा चीज़ होता है। तो इसलिए बिहार एक आपको अच्छे जगह पर स्थित है, इसलिए उष्णकटिबंधीय मानसून आपको ये चीज़ याद ही कर लेना है। ये पूछा गया बहुत बार, कभी कभी कोपेन फॉर्मूला पूछा था, CWA AWG, वो सब भी आपको रटना पड़ेगा अगर नहीं समझे हैं तो। वैसे समझिए तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, ये सब तो आपको न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स क्या बनाएगा, न्यूमेरिकल्स तो पता ही चल जाता है। तो हर हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन का आपको रखा गया है। तो उसमें बताया जा रहा है कि मतलब कि बल लगा उसे एक निम्न वर्ग के फर्श पर ढकेलते हैं तो उसका सीमांत घर्षण बल क्या होगा। 71 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर जो ऑप्शन पूछा जा रहा है 71 में कि आपको फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा। आप जानते हैं जो घर्षण बल होता है दोस्तों, जैसे हम चल रहे हैं तो जितना बल हम शरीर पर मतलब कि जमीन पर लगा रहे हो, उतना एक न्यूटन का थर्ड लॉ आपने पढ़ा ना, तीसरा नियम, कि जितना आप रिएक्शन दे रहे हो उतना अपोजिट एक्शन दे रहे हो उतना अपोजिट रिएक्शन आपके बॉडी पर हो रहा है। तो फोर्स भी क्या होगा, 200 न्यूटन ही लगे। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना भी नहीं था। एक ट्रक विराम स्थिति में, ये आपको S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर पर फॉर्मूला पर बनेगा। इसे बना के देखिएगा, यहाँ से A निकाल लीजिएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर पर, यहाँ से A निकाल लीजिएगा। क्या होता है, S आपका यहाँ पर दिया गया है, U0 इनिशियल से शुरू हो रहा है। और उसके बाद आपके क्या कर लीजिएगा, फोर्स, फोर्स यहाँ पर निकाल लीजिएगा, मास इंटू एक्सलेशन होता है, तब आपका निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना। 72 ऑप्शन बता देते, ऑप्शन आपका डी ऑप्शन दिया गया है। 71 में तो ये था। चलिए 73 में देखें तो महिला महीने का ऊर्जा खपत 250 यूनिट, तो कुल ऊर्जा जल में क्या होगा। तो 73 में दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन, ये जो ऑप्शन दिया गया C दिया गया है, ये भी आप बना सकते हैं। इसमें क्या है आप जानते हैं 1 किलोवाट का फॉर्मूला क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। 1 जो किलोवाट होता है, किलोवाट आवर होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है ना। इसको कन्वर्ट कर दिए, 9 से गुना कर दीजिए, बाकी मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप मतलब कि जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपको आना चाहिए, सारे एग्जाम में पूछा जाता है। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है दोस्तों, लाइट का साउंड देखेंगे तो वैक्यूम से सबसे ज्यादा पास करता है, लेकिन जो साउंड का स्पीड होता है, मतलब जो ध्वनि का जो पूरा स्पीड होता है, जो वो सबसे ज्यादा कहाँ से पास करती है, वो स्टील से पास करती है। जो हार्ड सब्सटेंस होता है उससे पास करती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। किससे पास करती है, स्टील से पास करती है। चलिए, तो 74 का क्या हो गया हमारा, यहाँ पर 74 का क्या हो गया हमारा, बी हो गया। 74 का क्या हो गया, बी हो गया। फिर 75 का देखिए, बीपीएससी का आंसर किसे मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग का आंसर किसे, बीपीएससी का आंसर किसे मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेन करते हुए। 75 क्या, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति दर्द ऊर्जा लगातार कम हो जाती है। मतलब ऊपर से जो कोई वस्तु नीचे गिरता है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कम होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। आप जो दौड़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ता है, लेकिन आप कहीं स्थित है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, कंजर्व हो रहा है। एनर्जी कभी भी क्या होता है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, कभी पैदा नहीं होता, एनर्जी कन्वर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, आप बैठ गए तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। समझ रहे हैं ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना था। क्या होता है कि ऊर्जा लगातार कम हो जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन है, गुरुत्वाकर्षण बल का ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन है। इस उल्लंघन नहीं है, क्या है ये, उल्लंघन नहीं है। कभी भी मतलब कि एनर्जी उल्लंघन नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। आप उल्लंघन कर दिया, एनर्जी नहीं करेगा। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय इतना न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई जोतने में किया गया कार्य। वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू आपको डिस्टेंस होता है दोस्तों, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्टेंस होता है, निकल जाएगा। 76 नंबर क्या है हमारा, 76 का C 2100 जूल होगा। कितना होगा, 2100 जूल होगा। समझ रहे हैं ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। 2100 जूल होगा, गुना कीजिए, निकालिए। इतना सिंपल क्वेश्चन को छोड़ के आइएगा, कैसे काम चलेगा। समतल दर्पण जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। ये हमने पढ़ाया भी था, फोकल दूरी अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। ये लेक्चर आप देखिएगा, ऑप्टिक्स का जो लेक्चर है, देखते ही नहीं है, व्यू ही नहीं जाता है। तो इन्फिनिटी होता है। इसमें क्या है कि कोई कर्वेचर नहीं होता है इसके कारण। जैसे इसमें कर्वेचर होता है, जैसे आप जैसे कन्वेक्स मिरर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या कनकेव मिरर देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, कर्वेचर होता है। लेकिन इसमें कोई कर्वेचर नहीं होता है, प्लेन मिरर है, इसमें अनंत होता है इसका फोकल। फिर अगर देखें कौन सा पद यहाँ पर सही नहीं था, I² R, ये बी ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा, सही होगा। 78 का क्या होगा, इसमें बी होगा। ये चीज आपको बी नहीं होगा, ए होगा, सही से ए होगा, I² होगा, ए होगा। ये अच्छी आप गौर कीजिए, आपने पढ़ा होगा करंट का पूरा फॉर्मूला। 77 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखें, 77 और 78 हो गया। टाइम हो रहा है तो 80 तक रहने देते हैं, उसके बाद देख लेंगे। लघु पाथन, लघु
पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत तेजी से आपको बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। फिर उसी तरह से 80 का देख ले, 80 में क्या है, उपकरणों का विद्युत आघात से बचाने वाले, देखते करंट से कितना 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसलिए फिजिक्स आपको पढ़ना है। इस सर बायोलॉजी से कम, करंट से ज्यादा पूछ दिया गया। तो लघु पाथन हो गया। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाले व्यक्ति क्या है, फ्यूज है। फ्यूज हम जानते हैं, फ्यूज इसलिए करते हैं कि शॉर्ट सर्किट नहीं हो। ये चीज आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान रखना। 80 का हमारा क्या है यहाँ पर, बी है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर क्या किया, 80 तक डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है, 1 घंटा से ऊपर हो जाता है। तो 80 नेक्स्ट हमारा क्या है, 150 क्वेश्चन है, तो 50 तो 70 क्वेश्चन बचा हुआ। मतलब मैथ है वो तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, सिंपल मैथ भी नहीं, रीजनिंग है। बाकी जो क्वेश्चन है वन लाइनर टाइप से वो डिस्कस करके निकल लेंगे जल्दी। तो यहाँ आज के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर इतना ही पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।